नमस्कार दोस्तों। और जिन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टोटल 5 टॉपिक पे मैं बात करूँगा, ठीक है। और 5 टॉपिक क्या क्या रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप ना पॉइंट वाइज अगर इन चीज़ों को देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं यूएस मार्केट के बारे में बात करूँगा। सेकेंड में बात करूँगा रुपये और डॉलर इंडेक्स के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। और थर्ड में मैं बात करूँगा जो हमारे एफआईआईज और जो डीआईएस डाटा है ना उनके बारे में बात करूँगा। और जो फोर्थ टॉपिक रहेगा मेरा वो वार कंडीशन पे बात करूँगा, क्योंकि जो अभी इजराइल और हमास का और ये रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और 5 में लास्ट रहेगा एनालिसिस ऑफ चार्ट। मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। और जो लोग चाहते हैं ना कि मैं यहीं से स्किप करके चला जाऊं, तो उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी ही स्किप करके इस वीडियो को चले जाओ, आगे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप मार्केट से पैसा नहीं कमाना चाहते हो, आप जुआ खेलना चाहते हो और चाहते हो कि मैं एक हफ्ते में या 2 दिन में करोड़पति बन जाऊँ, जो कि नामुमकिन है। आपके पास जो घर है ना वो भी बिक जाएगा ये सभी चीज़ें करने के चक्कर में, ठीक है। तो ये देखो आप, दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इसे आप देखो अच्छे से। 1 डे का जो आपने ग्राफ यहाँ पे देख रहे हो ना, मतलब कि आप सोचो क्लोजिंग कितना दिया है, 0.33% का क्लोजिंग। और अब मैं इस पे नहीं जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे इसका क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा 1 मंथ का ग्राफ निकालूंगा। 1 मंथ का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो स्लाइटली मार्केट जो है वो अपसाइड गया है, मतलब कि फुल्ली बुलिशनेस दिखाया। और बुलिशनेस दिखाने का रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है कि जो बायर्स हैं, अगर आप मेरी बातों को समझोगे ना तो जो एफआईआईज है ना वो एफआईआईज पैसा निकाल के वो यूएस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। अब आप यूएस का जॉब डाटा देख लो, वहाँ का एम्प्लॉय रेट देख लो। लेकिन ये हमारे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से सिमिलर कैसे है, मैं उसके बारे में यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। 1 मंथ का डाटा आपको देख के समझ में आ गया होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट तो फाइनली अभी बुलिश मोड पे है, ठीक। अब यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा और नीचे कुछ नहीं, आप नैस्डैक को देखो उल्टा। ये देखो नैस्डैक जो है, नैस्डैक डाउन साइड में है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो 0.11% जो है नैस्डैक वो लो पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब यही मैं इसका 1 मंथ का अगर ग्राफ यहाँ पे देखूंगा तो 1 मंथ का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये सिमिलर है डो जोन्स से। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मंथ में 13% का रिटर्न, जो डो जोन्स में देखा था उसमें भी 10 to 11% का रिटर्न दिखा रहा था हम लोगों को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन यही अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये सारे इंडेक्स को भूल जाओ, मैं यहाँ पे बात करूँगा सबसे पहले अपना सेंसेक्स का, ठीक है। आप यहाँ पे हमारा सेंसेक्स जो है इसे आप ओपन करो और क्लोजिंग देखो कितना ख़राब क्लोजिंग मिला है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 मंथ का ग्राफ देखोगे ना तो 1 मंथ में आपको पता चलेगा कि सिर्फ 4% रिटर्न। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर आप ग्राफ निकाल के देखोगे ना तो यूएस का जो मार्केट है ना वो क्रैश हुआ पड़ा था, लेकिन जो हमारा इंडियन मार्केट है वो इतना बुलिशनेस दिखा रहा था मत पूछो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, निफ्टी 50 में मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। तो इसका हाल आप डो जोन्स के जैसा मान के चल सकते हो, मतलब कि डो जोन्स में 0.33% अपसाइड और इसमें 0.037% लो, मतलब काफ़ी कम लो। और यही अगर मैं 1 मंथ का अगर डाटा निकाल के देखूंगा तो इसमें भी 4% का जो हम लोगों को दिख रहा है उतना का ही रिटर्न मिला है। लेकिन ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ फुल्ली बुलिशनेस यहाँ पे बता रहा है कि अभी जो है वो मार्केट स्टेबिलिटी जोन में है। और स्टेबिलिटी जोन का कहने का मतलब यहाँ पे क्या पड़ता है फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको समझना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक के ग्राफ को आप देखो, ठीक है, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मंथ में देखो, देखो समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने निफ्टी का चार्ट देखा, ठीक है, अच्छे से भी क्लियर करूँगा मैं। सेंसेक्स का चार्ट आपने देखा, एचडीएफसी बैंक का चार्ट आप देखो, सेम सेम बुलिशनेस बना हुआ है। अगर आप प्राइसिंग का बात करोगे तो 1463 से 1531 तक, मतलब कि आप देखो सेम बुलिशनेस बना हुआ। मतलब एचडीएफसी बैंक का कितना इम्पैक्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो।
अगर इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आईसीआईसी बैंक लूँगा, एक्सिस बैंक लूँगा, तो ये सारे बेकार पड़ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ आईसीआईसी बैंक, 1 मंथ के ग्राफ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देख लो क्या हश्र पड़ा हुआ है इसका। यहाँ हाई बना लेने के बाद एकदम लो, ये चार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट बैंक भूल जाओ, कोटक महिंद्रा भूल जाओ, इंडसइंड भूल जाओ, आप किसी को भी ले लो, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि हाँ जो एचडीएफसी बैंक है हमारा, उसका कितना वेटेज है निफ्टी में। ये सारी चीज़ें ना आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल में ही देखने को मिलेगी। बाकी बात अगर आप देखोगे ना, सारे चैनल वो सिर्फ बकचोदी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उन्हें बस क्या चाहिए, उन्हें बस चाहिए कि हाँ चंद व्यूज़ आ जाएं, और व्यूज़ आने के बाद जो डिस्क्रिप्शन में रहता है ना कि आप 10,000 का कोर्स बाई कर लो, 20,000 का कोर्स बाई कर लो, वो सबसे घंटा कुछ नहीं होता है। एंड ऑफ द डे आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा। यहाँ पे तजुर्बा और एक्सपीरियंस बोलता है, जो कि 2008 से मेरे पास है। 2008 से 2010 तक मैं एकदम लुल था, अगर कहा जाए ना तो एकदम बेकार था। मैं कितना बार डिप्रेशन में भी गया हूँ। मैं ये भी सोचा हूँ कि मैं क्विट कर देता हूँ, लेकिन जो तीसरा साल से जो मुझे मेहनत दिखने लगा ना, जो तीसरा चौथा साल से, वो आज मुझे मालूम है कि हाँ कौन इंडेक्स कितना नचा सकता है, कौन कहाँ पे जा सकता है और कहाँ से मूवमेंट आएगा। और अगर मार्केट साइडवेज होता है तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो डे 1 से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो टेलीग्राम चैनल में मैं मॉर्निंग में ही अपडेट डाल देता हूँ कि आज मार्केट जो है वो कुछ नहीं होगा, बकवास होगा, बेटर है कि आप ट्रेड आज इग्नोर कर दो। और लोग वैसा करते भी हैं, लोग थैंक यू का मैसेजेस भी डालते हैं कि सर अच्छा हुआ आपने मुझे कंफर्म करके बता दिया, नहीं तो आज अच्छा खासा लॉस हो जाता। फिर भी जो स्मार्ट ट्रेडर बनते हैं और जो चाहते हैं कि हाँ मैं क्या करूँगा, ऐसे मार्केट में भी मैं एंट्री मार के पैसे कमा लूँगा, वो यकीनन लॉस करते हैं। और वो इस कदर लॉस करते हैं कि वो फिर संभल नहीं पाते हैं वहाँ से। ठीक, अब आप एचडीएफसी बैंक के बारे में भूल जाओ, सब कुछ के बारे में भूल जाओ। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अच्छे से देखना फ्रेंड्स, ठीक है। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ डॉलर इंडेक्स के बारे में, ठीक है। $1 इन रुपीज़, इसका आप चार्ट देखो, 1 मंथ का चार्ट देखो, कंप्लीट फ्लैट। देख रहे हो ना, यहाँ से अपसाइड गया और उसके बाद कंप्लीट फ्लैट, मतलब कि एक ही रेंज में दौड़ दौड़ गया है। और यही रीज़न है कि जो हमारा मार्केट है वो अभी तक डाउनफॉल हुआ नहीं है। मार्केट में क्या है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है। मुझे पता है कि अगर मेरा $1 और मैं दूसरे कंट्री पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे $1 का भाव अगर सेम है, उतना ही है, बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, तो मुझे फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ों को समझो। और FIS पैसा किस लिए निकाल रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। उन्हें फ़र्क इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं है। डॉलर इंडेक्स जो है वो फ्लैट पड़ा हुआ है। ये देख लो आप 5 डे का चार्ट, समझ में आ जाएगा आपको, देख सकते हो मूवमेंट। ओके, अब यहाँ तक तो आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको FIS और DIS का डाटा, अच्छे से देखना आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कैश मार्केट में FIS और DIS का डाटा मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो अगर आप देखोगे ना, तो 23 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में ये लोगों ने क्या किया है कि पैसा डालना मार्केट में स्टार्ट कर दिया, 2625 करोड़, 255 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये दोनों अगर आप 23-24 का डेट को देखोगे ना, तो इन्होंने पैसा डालना चालू किया है। लेकिन मुझे ट्यूसडे को डाउट है कि इन लोगों ने ट्यूसडे को पैसा डालना है इन लोगों को या फिर ट्यूसडे को पैसा निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है। अगर इन लोगों ने पैसा निकाला तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा जो कि डाउन साइड में जाएगा, फिर DIS आएंगे और फिर वो वहाँ से पैसा डाल के फिर मार्केट को अप साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन अगर आप 22 नवंबर के बाद अगर आप 17 नवंबर का अगर आप डाटा देखोगे या फिर 13, मतलब कंप्लीट अगर आप डाटा देखोगे ना, तो इन लोगों ने पैसा निकाला है सिर्फ। मतलब अगर आप देखोगे ना तो 70% इन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया है, ठीक है, 70% सेल। और अगर आप देखोगे तो 30% इन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे बाइंग किया है। ओके, अब मैं यहाँ पे DIS के डाटा के बारे में बात करने वाला हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप DIS का डाटा अगर आप देखोगे ना तो आप देखो कंप्लीट इन लोगों ने जो है फुल्ली बुलिशनेस दिखाया मार्केट में। 134 करोड़, 457 करोड़, 721 करोड़, फिर 721 करोड़, 77 करोड़। सिर्फ 17 नवंबर को बाई चांस बैड लक इन लोगों ने सेलिंग किया है। बाकी बात अगर आप जितना भी देखोगे ना डेट, तो सारे के सारे डेट में इन लोगों ने मतलब कि बाइंग किया है। और ये रीज़न इसलिए बनता है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, फ्लैट मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट होने का एक या दो ही कारण है। या तो आपने जितने का 800 करोड़ का आपने बिकवाली किया और 900 करोड़ का आपने यहाँ पे ख़रीदारी किया तो मार्केट साइडवेज होगा, ठीक है। अगर आपने 1000 करोड़ का बिकवाली किया और आपने क्या किया, यहाँ पे 1200 करोड़ का ख़रीदारी किया तो भी मार्केट साइडवेज होगा या तो कंसोलिडेट होगा। लेकिन अगर गलती से आपने 5000 करोड़ का सेलिंग किया यहाँ पे और DIS जो हैं वो भी यहाँ पे 2000 करोड़ का सेलिंग कर देते हैं, तब उस दिन इंडेक्स इतना गंदा गिरेगा, मतलब कि यकीनन 200 से 250 पॉइंट निफ्टी और जो हमारा बैंक निफ्टी है 700 से 800 पॉइंट नीचे चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मिस्टेक कि मैंने परसेंटेज का साइन मार दिया। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ वार कंडीशन के बारे में, इजराइल हमास के बारे में और रशिया यूक्रेन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे द गार्जियन का रिपोर्ट है और द गार्जियन का रिपोर्ट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसे 641 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक। और 641 दिन होने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो रशिया जो है ना वो क्यू पे लगातार अटैक किए जा रहा है। और वो जो भी रीज़न है उसका अपना पर्सनल रीज़न है, लेकिन इसे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना भी है क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या आखिर जब जब डिमांड यहाँ पे आ रहा है तभी तो सप्लाई होगा ना। मेरी बात को समझो, अगर डिमांड आ रहा है तभी तो सप्लाई होगा ना। तो फ्रेंड्स मेरा क्या कहना है ना कि जो ड्रोन मेकिंग स्टॉक्स है ना उस पर अभी चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप इसे आप भूल जाओ, लेकिन अगर मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो एयर डिफेंस है ना, यहाँ पे यूक्रेन को और एयर डिफेंस चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया से अपने क्यू सिटी को, ठीक है। और अगर आप फूड सिक्योरिटी का अगर आप बात करोगे ना तो जाहिर सा बात है फ्रेंड्स, अगर दोनों कंट्री में वार होगा तो वहाँ पे फूड का क्राइसिस देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो डिफेंसिव मतलब जो डिफेंस के जो स्टॉक्स होते हैं ना या डिफेंस की कंपनियाँ होती हैं ना उन्हें भरपूर फ़ायदा मिलता है फ्रेंड्स। 641 दिन से वार चल रहा है, ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इजराइल हमास वार पे भी आऊँगा, ठीक है। अब मैं इजराइल हमास वार पे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इजराइल ने क्या किया, जो कि जैसे ही उन्होंने हमास के खिलाफ वार अनाउंस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप मान के चलोगे ना तो 23 नवंबर 2023 तक का जो डाटा यहाँ पे हम लोगों को मिला है वो 14,300 फ़लस्तीनी और 6,000 बच्चे जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष यही निकलता है फ्रेंड्स, मुझे गलत मत समझना, मेरा जो इंटेंशन है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं एज अ शेयर मार्केट एनालिस्ट और एज अ शेयर मार्केट ब्रोकर और एज अ शेयर होल्डर मेरा वर्क इसमें क्या रहेगा ना कि मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें जो मेडिकल स्टॉक्स है ना, मेडिकल और जो हॉस्पिटेबल स्टॉक्स है ना उस पर मैं इन्वेस्ट करूँ। और रीज़न क्या है कि यूक्रेन जो इज़राइल है वो रुकेगा नहीं और इज़राइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। अगर उसे रोकना इतना ही आसान रहता तो सारे अरब कंट्री मिलके उसे रोक क्यों नहीं लेते हैं, क्यों उसे स्टॉप नहीं कर देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पूरी फ़ायदा किसे जा रहा है ना फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे ना तो क्लियरली यहाँ पे जो डिफेंस स्टॉक्स है ना, डिफेंस स्टॉक्स को क्लियरली फ़ायदा जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल हमास वार हो या फिर कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, यहाँ पे उन्हें जाना ही जाना है। और एक जो दूसरा फ़ायदा अगर किसी चीज़ को पहुँचता है तो यहाँ पे वो है मेडिकल इंडेक्स, मेडिकल सेक्टर। ये दोनों इंडेक्स, ये मतलब कि दोनों जो जो दोनों सेक्टर है ना, जो दोनों सेक्टर की जो कंपनियां हैं ना वो इस कंडीशन में इतना पैसा छापती है कि आप कह नहीं सकते हो। आम आदमी तो कुछ भी नहीं है इन सब के बराबर, लेकिन ये जितना जो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाते हैं ना वो यही जानते हैं।
और इस पे मैं इतना डीप जाना भी नहीं चाहता। अब मैं बात करने वाला हूँ हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैंने निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है और क्लियरली ये जो वीडियो है ना ये सिर्फ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे एकदम शॉर्ट तरीके में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इस ग्राफ पे आप क्लियरली सोचोगे कि कितना माइंड डाइवर्टेंट का काम किया गया। मतलब कि कौन है वो लोग जिन्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है कि मैं पैसे निकालूं या फिर पैसे डालूं या फिर निकालूं या फिर डालूं। लेकिन खैर जैसा भी हो, क्लोजिंग यहाँ पे हम लोगों को 19,788, मतलब ये मान के चलो कि 19,800 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला है। अब ट्यूसडे को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, मंडे को हॉलीडे है मार्केट में गुरु नानक जयंती के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो है ट्यूसडे को हमारा व्यू क्या रहेगा। ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो सोच और समझ के ट्रेड करना। मैंने जितना भी प्रीवियस में टॉपिक कवर किया है सोच समझ के टॉपिक कवर किया, ठीक है। तो अगर हमारा मार्केट 19,740 के नीचे जाता है ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली पहला टारगेट 19,700 यकीनन, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 19,675। यहीं पे आप लोग क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगा देना और यहीं से क्या होगा, हम लोगों को अपना टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा अगर 740 के नीचे हमारा मार्केट गया तो, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सी साइड में हम लोग किस प्रकार ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्लियरली पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि अगर निफ्टी 19,830 12 से 1 बजे के बाद अगर होल्ड करेगा, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है ये, क्योंकि ग्लोबली 12 से 1 बजे का जो वर्किंग टाइम पीरियड है ना वो मैच करता है। इसलिए मैं ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सो एंड तक बने रहना, ठीक है। तो पहला टारगेट हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली 19,870 या तो 19,860 भी देखने को मिलेगा। और जो सेकंड टारगेट हम लोगों को 19,890 या तो 19,900 भी देखने को मिल जाएगा क्लियरली। मैं लेवल्स और जो हमारा टारगेट है ना वो मैं छोटा छोटा इसलिए देता हूँ क्योंकि हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप उस प्राइम और उस प्रीमियम पे अगर आप बाय करोगे ना तो चांसेस क्या है कि मान के चलो आपने 40 रुपये पे बाय किया 830 पे और इसने होल्ड किया, तो वो 40 रुपये का जो प्रीमियम है ना वो आपका वो 70 या तो फिर 65 या तो फिर 60 ज़रूर हो जाएगा, 870 आते आते। क्योंकि ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, जब तक ये चीज़ें आप समझोगे नहीं ना तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप अनसक्सेसफुल हो फिर मार्केट में, ठीक। अब मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी का क्लियर सा फंडा है, इसे 3-4 बैंकिंग इंडेक्स बखूबी चलाते हैं और वो आपको मालूम होगा। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर लो, आप लोगों के लिए और अच्छा हो गया। ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ओके। उसके बाद हमारा जो SBI को तो आप भूल जाओ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। मतलब जिनके अंदर दम है, जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो लेके जा सकते हैं बैंक निफ्टी को, मैं उनका ही यहाँ पे बात करता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक का क्या है ना कि वो अभी कुछ नहीं है, उसका फालतू हो चुका है वो बैंक बहुत अच्छा है लेकिन स्टॉक मार्केट में उसका जो स्टॉक है वो तकरीबन फालतू ही लगता है मुझे, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अब आपका जो मानना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोजिंग अगर आप देखोगे ना तो ये भी 43,754। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो 43,800 के लगभग क्लोजिंग मैं मान के चलूँगा, क्योंकि जब मार्केट खुलेगा ना तो हो सकता है या फिर गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, लेकिन हम लोगों को अपना जो नीति है ना वो अच्छे से तय करना होगा ताकि कल जब ट्यूसडे को हम लोग ट्रेड करें तो ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से सक्सेसफुल होने का चांसेस ज़्यादा बने। क्योंकि फ्रेंड्स आप समझो, कुछ रुपए कमाने के लिए ना आपको वो ट्रेड करना पड़ता है, और अगर मेहनत नहीं करोगे, आप तुक्केबाजी में आप ट्रेड करोगे तो यकीनन आप प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन किसी दिन इतना अच्छा खासा लॉस करोगे ना कि घर से पैसे चले जाएंगे आपके, ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले PE साइड का यहाँ पे एनालिसिस कर लेता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे 43,500 छोड़ो, हाँ 43,550 कर देता हूँ, 43,550 के नीचे अगर जाएगा तो पहला टारगेट यकीनन 43,430 देखने को मिलेगा। और जो सेकंड टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोगों को यहाँ पे
350 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट मार लो ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सी साइड के बारे में। सी में आप किस प्रकार ट्रेड करोगे, तो मेरा सिंपल सा फंडा है 43,850 भी होल्ड करेगा 12 से 1 बजे के बाद में, तभी हम लोग सी में एंटर करेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 43,950 और जो सेकंड टारगेट वेरी स्मॉल सेकंड टारगेट ओनली 44,000, सिर्फ और सिर्फ 44,000 रहेगा हम लोगों का दूसरा टारगेट। ठीक, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अब जितने भी आपके ट्रेडर दोस्त हैं ना वो सारे के साथ शेयर कर देना। और मैं बताता हूँ कि जब किसी कंट्री में वॉर होता है तो एक तरफ से दुख तो है, कोई नहीं चाहता है कि वॉर हो, लेकिन मजबूरी है हम लोगों का। अब जब कंपनियां पैसा छाप रही हैं तो शेयर होल्डर्स क्यों नहीं, तो उस टाइम पे क्या करना है हम लोगों को, मेडिकल इंडेक्स और एक जो हो गया वॉर, ये सब में पैसे बनते हैं और ये सब ना डूबने वाले स्टॉक्स हैं। ठीक है, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, चैनल ज्वाइन करके ओके आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। अगर कोई भी आपको दिक्कत है, शिकायत है या कोई भी प्रॉब्लम है आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको भरपूर सहायता मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।